Hello my dearest friends, my name is Mohammad Shamshad Alam and today we will start the 10th class geography chapter number 5, that is the minerals and energy resources. Mineral and energy resources पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद करा दूं कि इससे पहले मतलब जो चैप्टर्स थे वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. अब ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है. तो आज हम लोग मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो शुरू करेंगे. तो ज्योग्राफी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इनसे बहुत सारे MCQs क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं और एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो लेट्स अस स्टार्ट. चलिए, पहला हमारा जो टर्म है दैट इज़ द मिनरल्स. रॉक्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स. मिनरल क्या होता है कि रॉक्स के अंदर जो होमोजेनस सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम लोग मिनरल्स कहते हैं. तो पहले हम लोग रॉक्स के बारे में समझते हैं. हमारा जो अर्थ है, our earth is made up of 3 different layers: crust, mantle and core. All the minerals are found in our earth in these 3 different layers, but we have used only from the first, that is the crust. क्रस्ट में जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं और मिनरल्स जो है वो हम लोग समझ लीजिए कि मिनरल्स से एक तरीके से जुड़े हुए हैं और हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं, जिसे इनडिस्पेंसेबल पार्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है. तो उसमें हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं. मिनरल्स हमारे लाइफ का एक हिस्सा है जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है. तो उसी तरीके से मिनरल्स जो है वो हर जगह पाया जाता है. मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स. जनरली मतलब वो किस फॉर्म में पाया जाता है, तो मिनरल्स आर जनरली फाउंड इन द ओर्स. A rock having high content of particular minerals is called an ore. मतलब कि जिस मिनरल्स में पर्टिकुलर काइंड और पर्टिकुलर मतलब जो है तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, एक ही तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, उसे हम लोग ओर के नाम से जानते हैं. जैसे आयरन ओर, ठीक है, उसके बाद बॉक्साइट ओर, उसके बाद क्यूपराइट ओर. तो बहुत सारे ओर्स होते हैं जिनसे हम लोग जो है अलग अलग मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं. उसके बाद मोड ऑफ अकरेंस. ये सारे जो मिनरल्स हैं हमारे, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि हम लोग मतलब अपने चारों तरफ मिनरल्स से घिरे हुए हैं और मिनरल्स जो है हमारे लाइफ का हिस्सा है और उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं. तो मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये देख लेते हैं हम लोग. तो मोड ऑफ अकरेंस में हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स आर अकरिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स. फर्स्ट ऑफ देम दैट इज द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक. हम लोग जानते हैं देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन रॉक्स. मेनली रॉक्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो 3 तरीके के ये रॉक्स होते हैं. पहला होता है हमारा इग्नियस, उसके बाद सेडिमेंट्री और तीसरा होता है हमारा मेटामॉर्फिक. तो इग्नियस इसे हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इग्नियस रॉक्स का ही फॉर्मेशन होता है और इसे ओल्डेस्ट रॉक भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यही रॉक बना था. उसके बाद जो हमारा सेकेंड रॉक है दैट इज नोन एज सेडिमेंट्री. सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ड्यू टू द सेडिमेंटेशन ऑफ द इग्नियस रॉक के सेडिमेंटेशन से मतलब जो है सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. उसके बाद जो तीसरा रॉक है हमारा मेटामॉर्फिक, दे आर फॉर्म फ्रॉम द चेंजिंग ऑफ द सेडिमेंट्री और इग्नियस और सेडिमेंट्री से चेंज होकर के जो नए रॉक्स बनते हैं उसे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं. उसमें मार्बल्स वगैरह एग्जाम्पल आ जाता है आपका. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेडिमेंट्री, ठीक है, उसके बाद इग्नियस, उसके बाद मेटामॉर्फिक. तो सारे मिनरल्स जो है वो हमने कहा कि रॉक्स में पाए जाते हैं ये मिनरल्स, फिर हम लोग वहां से उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर यूज करते हैं. तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक के रॉक्स के अंदर ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो है इनमें कहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं, तो क्रैक्स, जो 2 रॉक्स के बीच में मतलब जो है क्रैक्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, क्रिवेसेस में पाए जाते हैं, फॉल्ट में पाए जाते हैं, ज्वाइंट्स में पाए जाते हैं. इन सब जगहों पे मतलब जो है मिनरल्स पाए जाते हैं. द स्मॉलर डिपॉजिट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा. द स्मॉलर डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड वेन्स. ठीक है, स्मॉलर जहां पे बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि देखिए मिनरल्स कभी भी मतलब कोई भी लोग कोई भी काम इसलिए करते हैं ताकि उनको उससे फायदा हो. जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको जब फायदा होगा तभी आप मतलब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. उसी तरीके से मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन भी है. जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फायदा होता है वहीं पर वो मतलब जो है अपना मिनरल एक्सट्रैक्शन प्लांट जो है वो लगाते हैं, माइनिंग करते हैं. लेकिन जहां पे कम मिनरल्स होते हैं वहां पे वो नहीं लगाते. जहां पे ज्यादा होता है वहां पे, क्योंकि ज्यादा वाली जगह पे उनको मुनाफा होगा और कम वाली जगह पे उनको जितने के वो प्लांट लगाएंगे उससे ज्यादा नुकसान उनको हो जाएगा. तो जहां पर कम मिनरल्स पाए जाते हैं उसे वेन्स कहते हैं. लार्ज एरियाज में जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हें लोड्स कहा जाता है. तो अगर बहुत बड़े मतलब जो है इलाके में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हें किस नाम से हम लोग जानते हैं, लोड्स के नाम से जानते हैं. चलिए आगे की तरफ, जैसे कि टीन, कॉपर, जिंक, ये सब बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, इसे लोड्स कहते हैं. अब हमारा है सेडिमेंट्री. सेडिमेंट्री जो रॉक्स है हमारे, ये मिनरल्स मतलब जो है आपके द मिनरल्स अकर्ड इन बेड्स एंड द लेयर्स.
क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि किस रॉक्स में जो मिनरल्स है वो बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री जो है, जो रॉक्स है, वो डिफरेंट टाइम्स में उसके मिनरल्स आकर के जमा होते हैं और उसी से वो मतलब जो है बाद में वो रॉक्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट लेयर्स जो है वो फॉर्म्ड हो गए, तो इसमें अलग अलग बेड टाइप जो है एक बनता जाता है। मान लीजिए एक चादर है, दूसरी चादर है, तीसरी चादर है, उसी तरीके से मिनरल्स भी आकर के जमा होते जाते हैं और बाद में उनका अकरेंस इतना ज्यादा हो जाता है, एक्युमुलेशन उतना ज्यादा हो जाता है, फिर उनको मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं और इनमें मतलब डिपोजिशन, एक्युमुलेशन और कंसंट्रेशन ये होते हैं हॉरिजॉन्टली। और उसमें क्या क्या पाया जाता है सेडिमेंट्री के मतलब जितने भी आपके फॉसल फ्यूल्स है, मतलब कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए, उसके बाद जिप्सम, साल्ट, पोटास, आयरन कुछ मतलब जो है इलाकों में, तो ये सारे किस रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन अगर आ जाए आप में कि कोल जो है वो किस रॉक्स में मतलब जो है पाया जाता है, या कोल किस रॉक्स का हिस्सा है, तो कोल जो है वो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स का है। उसके बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम किस मतलब रॉक्स में पाया जाता है, तो पेट्रोलियम भी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। तो ये सारे रॉक्स जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है हमारा थर्ड जो है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आल्सो फॉर्म द मिनरल्स। मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ मतलब जो है सरफेस की वजह से, सरफेस रॉक्स की वजह से भी फॉर्मेशन होता है मिनरल्स का। उसके बाद मिनरल्स आर आल्सो अकर्ड इन एलुवियल डिपॉजिट्स। जो एलुवियल डिपॉजिट्स है, जो रिवर्स के द्वारा इरोडेड मटेरियल हैं, वो जब आते हैं तो उनमें भी मतलब जो है आपके मिनरल्स जो है वो जमा हो जाते हैं, जिसे प्लेसर के नाम से दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया फिर नेक्स्ट, ठीक है, कि एलुवियल डिपॉजिट्स जो है वो कौन सा मतलब जो है मिनरल्स लेयर फॉर्म करते हैं, दैट इज प्लेसर। उसके बाद जैसे एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, तो नदी के किनारे या मतलब जो पानी अपना ले जाकर के डिस्चार्ज कर रहा होगा, वहां पर आपको गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसी मिनरल्स जो है वो मिल सकते हैं। उसके बाद है ओशन वाटर। ओशन के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कॉमन साल्ट है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम आप लोग जानते हैं, जो मैग्नीज है इट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग द हार्डनेस ऑफ आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील के हार्डनेस को मनाने के लिए जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैग्नीज का इस्तेमाल। ये कहां से आता है, तो ये मतलब जमीन के अंदर से आता है। एलॉयज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट्स, ठीक है, बैटरीज, ये ब्रोमीन एक्सेट्रा। तो मैग्नीशियम ये कह सकते हैं, कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ये सारी चीजें जो हैं वो कहां से निकल करके आती हैं, तो ओशन वाटर के अंदर जो हमारे ओशंस हैं, देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड, हम लोग जानते हैं, ठीक है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक एंड सदर्न ओशन। तो ये जो 5 ओशंस हैं इसमें ये सारी चीजें जो हैं वो पाई जाती हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग स्विच ओवर करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस चार्ट को अगर याद कर लिया तो यहां से आप मतलब कम से कम जो है 2 क्वेश्चन आसानी से मतलब जो है सही कर सकते हैं। तो चार्ट्स मैंने याद करने का मतलब क्या कहा, तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि मिनरल्स को 3 भाग में क्लासिफाई किया जाता है, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक के अंदर फर्दर मतलब वहां पर डिवीजन है और वहां पे 3 डिवीजन है, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीसियस। फेरस का मतलब जिस मिनरल्स के अंदर आयरन का कंसंट्रेशन पाया जाता है उसे हम लोग फेरस कहते हैं, जिसके अंदर आयरन का कंसंट्रेशन नहीं पाया जाता है उसे हम नॉन फेरस कहते हैं। वैसे मिनरल्स जो बहुत ज्यादा मतलब जो है इंपॉर्टेंट हो और बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हो, तो ऐसे मतलब मेटल्स को हम लोग जो है प्रीसियस मेटल्स कहते हैं। उसके बाद नॉन मेटालिक में आते हैं हम लोग, तो माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, मतलब जो मेटल नहीं है उसके अलावा वो किस में आ जाते हैं, नॉन मेटालिक में आ जाते हैं। तो कुछ हालांकि ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेटल से मिलती जुलती है, जिसमें आपका ग्रेफाइट आ जाता है, जिसमें मतलब जो है आपके सल्फर जो है वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ नॉन मतलब जो है कोई ग्रेफाइट आ जाता है उसमें, फिर उसको सल्फर, ये सब नॉन मेटल्स हैं, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिलती जुलती है मेटल से, ठीक। तो यहाँ पे ये जो माइका, साल्ट, मतलब साल्ट का जितना भी मतलब जो है आपके टाइप्स है वो सब नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद जितने भी गैसेस हैं आपके देख लें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मतलब जो है आपके नॉन मेटालिक में आ जाएगा। उसके बाद आता है एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल में क्या क्या है हमारा, तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। तो हमारा जो फॉसल फ्यूल्स का कंसंट्रेशन है, जो कि मतलब उससे डिकम्पोज होने के बाद ये सारे मिनरल्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं, तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, इनका जो है वो फॉर्मेशन होता है।
तो इस तरीके से मतलब हमारा जो ये क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब याद क्या रखना है आपको, मैंने कहा कि यहां से 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच वन इज द फेरस मिनरल, इनमें से कौन सा फेरस मिनरल है। तो आपको पहले याद रखना पड़ेगा कि फेरस कौन सा, जिसमें आयरन के कंसंट्रेशन मौजूद होते हैं। तो आयरन ओर में तो आयरन रहेगा ही, जाहिर सी बात है। उसके बाद मैग्नीज में भी आयरन रहेगा, निकल में भी आयरन रहेगा और कोबाल्ट में भी आयरन रहेगा। तो यहां पर 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन चारों को तो आपको याद कर लेना है, आयरन ओर, मैग्नीज, निकल एंड कोबाल्ट। उसके बाद हम लोग नॉन फेरस पे आते हैं, कॉपर, लेड, टीन और बॉक्साइट। कॉपर में आयरन का कंसंट्रेशन नहीं होता है, लेड में भी नहीं होता है, टीन में भी, बॉक्साइट में भी इनमें नहीं होता है। तो जिसमें आयरन के कंसंट्रेशन नहीं होते हैं उन्हें नॉन फेरस कहा जाता है, जिसमें आयरन के कंसंट्रेशन होते हैं उसे हम लोग फेरस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 मतलब सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फेरस मिनरल से हम लोग शुरू करते हैं। तो फेरस में सबसे पहला है हमारा आयरन ओर। आयरन ओर जो है ये 4 तरीके के मतलब जो है ओर्स होते हैं जो हमारे अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं, और ये 4 तरीका हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। जो प्योर आयरन हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके आधार पर हम इन्हें डिवाइड करते हैं 4 टाइप में। तो अब देखते हैं हमारा कौन कौन सा है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सिडराइट एंड लिमोटाइट। ठीक, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपको, ये वाला कि 70 मोर देन 70% आयरन जो है वो किस आयरन ओर में पाया जाता है। तो किस आयरन ओर में पाया जाता है, यहां से आपका क्वेश्चन सही हो गया, मैग्नेटाइट। उसके बाद सेकेंड बेस्ट क्वालिटी जो है आपका आयरन है दैट इज हेमाटाइट, जो कि मैग्नेटाइट के बाद आता है। तो इस तरीके से ये 2 को आपको याद रखना है। बाकी को एग्जाम के लिहाज से देखिए जब हम पढ़ते हैं तो हमें प्रिसाइज होना पड़ता है, हमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको दिमाग में रखना पड़ता है, क्योंकि एसएसटी में बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, इसलिए आपको मतलब और उसे शॉर्ट करना पड़ेगा। वो कब होगा, पढ़ते रहोगे तब जाकर के वो फिर मतलब जैसे कहते हैं ना कि सागर से जो है मोती निकालना, तो वो काम होता है एसएसटी में। ठीक है, और एसएसटी में ये मेहनत सिर्फ इसी चीज की आपने अगर कर ली कि कौन सा पॉइंट्स मुझे याद रखना है, ये आपको पता चल गया तो आप मतलब जो है वो कामयाब है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन कि इंडिया में किन किन जगहों पे आयरन ओर जो है वो पाए जाते हैं और किन किन बेल्ट में उनको मतलब क्या क्या कंसंट्रेशन है, कौन सा हमारा एक्सपोर्टिंग यूनिट है जहां से सिर्फ बेचने के लिए मतलब जो है वहां पे आयरन की माइनिंग की जाती है। तो उड़ीसा और अगर झारखंड के बेल्ट को हम लोग देखें तो यहां पर मयूरभंज, कोइंझार, ठीक है, सिंहभूम, ये जो आपका झारखंड का है, उसके बाद गोवा, नोआमुंडी डिस्ट्रिक्ट, ये सारे जो हैं आपके आयरन ओर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद दुर्गा और बास्टर मतलब चंद्रपुर बेल्ट, ये यहाँ पे गुड क्वालिटी हेमाटाइट जो है वो पाया जाता है आपका, ठीक है, जो सेकंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। लेकिन यहाँ का सबसे अच्छी बात, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया आपका, देखिए आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड कोरिया। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, किस बेल्ट का आयरन ओर जो है वो जापान और कोरिया एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। तो दुर्ग, बास्टर, चंद्रपुर बेल्ट का जो आयरन ओर है जो कि क्वालिटी में कौन सा आयरन ओर है, हेमाटाइट, मतलब कि इसमें लेस देन 70% आयरन कंटेंट पाए जाते हैं, वहां का लोहा जो है जापान और कोरिया जैसे मुल्कों में हम लोग भेजते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा है बिलारी एंड द दुर्गा एंड द चिकमंगलूर बेल्ट। ये जो आपका कर्नाटक का ये जोन है, ठीक है, कहां पे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे क्या पूछा जाएगा कि यहां का जो सबसे बड़ा माइंस है कुदेरमुख, कुदेरमुख किस स्टेट में पाया जाता है, क्वेश्चन ये बन गया, वेयर इज द कुदेरमुख माइंस इज फाउंड, या फिर इन विच स्टेट द कुदेरमुख माइंस इज फाउंड, किस स्टेट में कुदेरमुख माइंस जो है वो मौजूद है। तो किस स्टेट में है, कर्नाटक में वो मौजूद है। एंड इट इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। दुनिया में इसका रैंक जो है वो आता है क्योंकि यहां पर आयरन ओर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और कर्नाटक आप लोग जानते हैं कि इधर केरल से मतलब जो है आपके केरल से ऊपर है और आपके गोवा से नीचे है, तो ये आपका कर्नाटक है और कर्नाटक के नीचे केरल है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो जोन है हमारा, यहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है आयरन ओर का इंडिया में और लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है यहां पर पाया जाता है। और यहां का जो ओर है वो कहां भेजा जाता है, तो यूएसए और यूरोप, यहां से अमेरिका और यूरोप जो है वो भेजा जाता है। यहां का इस मतलब ये एक्सपोर्टिंग यूनिट है। अभी हमने कोरिया के बारे में बात किया कि जो हमारा मतलब दुर्ग और बास्टर चंद्रपुर का बेल्ट है वहां का हेमाटाइट निकाल करके जो है आपको जापान और कोरिया मतलब भेजा जाता है। और यहां का जो है आपका जो कर्नाटक में है, यहां से आपके यूरोप
और अमेरिका जो है वो मतलब जो है भेजा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या आपका बन गया कि कर्नाटक जो है उसमें कौन सा मतलब जो है आयरन और माइंस लोकेटेड है, तो कुदेरमुख है, या फिर कुदेरमुख आयरन जो आपका माइनिंग एरिया है वो किस स्टेट में पाया जाता है, तो आपके कर्नाटक में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट। इसी के जस्ट ऊपर आप जब आ जाइएगा तो यहां से आपका आ जाता है, एक हो गया महाराष्ट्र और इसी के नीचे छोटा सा हो गया गोवा, यहां पे गोवा हो गया। तो ये जो आपका जोन है यहां पर भी आयरन ओर का कंसंट्रेशन पाया जाता है, और गोवा और रत्नागिरी आर द इंपॉर्टेंट माइनिंग प्लेस ऑफ आयरन ओर। और यहां का जो है ये इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, हालांकि ये बाद में भी हम लोग पोर्ट वाले में पढ़ेंगे ये क्वेश्चन। मरमा गांव जो है इंडिया का 50% आयरन, ठीक है, ये यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब दूसरे कंट्री जो है वो भेजा जाता है। किस पोर्ट से भेजा जाता है? मरमागांव पोर्ट से भेजा जाता है, जो कि भारत के किस स्टेट में स्थित है? गोवा में स्थित है। तो क्वेश्चन यहां पे क्या बन गया कि मरमागांव पोर्ट जो है वो किस स्टेट में है? भारत के गोवा में है। या फिर दोबारा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विच पोर्ट ऑफ इंडिया एक्सपोर्टिंग द 50% आयरन ऑफ इंडिया, भारत का 50% आयरन एक्सपोर्टिंग यूनिट पोर्ट जो है भारत का वो कौन सा है? तो मरमागांव है। किस स्टेट में है? तो गोवा में है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो करने हैं और बनाने हैं खुद से। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्शन में। 2009 और 10 के आप लोगों के एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उड़ीसा जो है इंडिया का, अगर हम देखें तो उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। तो ये वाला याद रखना है आपको कि कौन सा स्टेट भारत का सबसे ज्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस करता है? उड़ीसा करता है। उसके बाद दूसरा कौन है? झारखंड। झारखंड इज द सेकेंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। तीसरा कौन है? छत्तीसगढ़, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के बारे में। कुदेरमुख माइन कहां पे? सॉरी, कुदेरमुख तो अलग हो गया कर्नाटक का। तो छत्तीसगढ़ ये जो जोन है आपका, ये आपका आ जाता है छोटा नागपुर प्लेटू, जहां पे मतलब झारखंड के आसपास का एरिया है। इसीलिए इस जोन में आयरन और जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर आयरन स्टील को बनाने के लिए हर चीज मौजूद है। मैग्नीज मौजूद है, यहां पर आयरन मौजूद है, कोल मौजूद है। तो ये सारी चीजें, वाटर जो है वहां पर मौजूद है, डीवीसी से वो वाटर ले लेते हैं, दामोदर वैली से। तो इस तरीके से यहां पर हर फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसीलिए जो हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं इस जोन में कंसंट्रेटेड है। तो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ अगर पूछा जाए, यहां पर देखिए इन तीनों का अगर हम कैलकुलेट करें, 3 8 3 11 और 9 हो गया 20, 20 का हो गया हमारा 0, 2 बच गया, 3 2 5 2 7 1 8। मतलब कि 80% जो भारत का आपका आयरन ओर है वो इन 3 राज्यों में पाया जा रहा है। और वो 3 राज्य कौन से हैं? तो उड़ीसा है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। तो इस तरीके से हमारा भारत का 80% आयरन ओर का कंसंट्रेशन इन 3 राज्यों में है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा यह जाता है कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कभी खुदा न खास्ते पूछ देता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है, कंट्री है भारत दुनिया का जहां पर आयरन ओर का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, इसका मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो आयरन ओर के प्रोडक्शन में, आयरन के प्रोडक्शन में चाइना 1 नंबर पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे नंबर पे ब्राजील है। ब्राजील में मतलब करजास जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा आयरन ओर माइंस जो है मौजूद है। तो करजास जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइन इज लोकेटेड एट ब्राजील। तो यहां पर आपको मतलब 2 क्वेश्चन तो साफ रखना है पहले कि इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है और वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है। चलिए अब नेक्स्ट मिनरल की बात करते हैं, ठीक है, और वो कौन सा है? मैग्नीज। मैग्नीज इट इज मेनली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड द फेरोमैग्नीज एलॉय। स्टील और फेरोमैग्नीज एलॉय को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नीज का क्या? नियरली 10 किलोग्राम ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। मतलब कि 10 किलो मैग्नीज की जरूरत पड़ती है 1 टन स्टील को बनाने के लिए। तो मतलब कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका बहुत अहम रोल है। दूसरी चीज, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड। तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर किससे बनाते हैं, या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड किससे बनाते हैं, पेंट्स किससे बनाते हैं? तो उसमें हम लोग मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। अब उनके प्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो मैग्नीज पाया जाता है वो है उड़ीसा में, और उड़ीसा लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। आफ्टर दैट द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द सेकंड वन एंड थर्ड वन इज द कर्नाटक। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो 5 4 9 9 2 11, 1 बचा, 3 2 5 2 7,
71% मैग्नीज जो है भारत का सिर्फ इन 3 राज्यों में मौजूद है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक, उसके बाद अब वर्ल्ड में देखते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मैग्नीज का कंसंट्रेशन जो है वो अफ्रीका में है। तो साउथ अफ्रीका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड, सेकंड वन इज चाइना एंड थर्ड वन इज ऑस्ट्रेलिया। इसमें चाइना जो है वो सेकंड नंबर पे है मैग्नीज में। और यहां पर देखिए अभी हमने कहा था आयरन ओर में भी उड़ीसा 1 नंबर पे था, मैग्नीज में भी उड़ीसा 1 नंबर पे है। इसका मतलब है कि फेरस मिनरल का जो जमावड़ा है वो उड़ीसा में है। तो उड़ीसा, दोनों क्वेश्चन आपको याद रहेगा उड़ीसा से कि उड़ीसा का नाम भी चेंज हुआ, आप लोग जानते हैं उड़ीसा इसे कहा जाता है, ODISHA, ये उड़ीसा पहले उड़ीसा था, ORRISHA। ठीक है, तो नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में हम लोग देखते हैं, हम लोग नॉन फेरस जिसके अंदर आयरन के कंटेंट नहीं मौजूद होते हैं, उनमें क्या क्या एग्जांपल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कॉपर, ठीक है, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सब मतलब जो है नॉन फेरस मिनरल्स हैं। और अब देखते हैं हमारा कॉपर। कॉपर जो है ये आपका मेलेबल, डक्टाइल और कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर के अंदर ये सारी खूबियां मौजूद होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक मतलब गैजेट्स बनाने में कॉपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कॉपर का, बालाघाट माइंस। तो बालाघाट माइंस जो है ये कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। उसके बाद खेतरी माइंस कहां है, राजस्थान में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन इनसे भी पूछा जाता है कि कौन सा माइन किस स्टेट में है, तो इसलिए आपको याद रखना जरूरी है कि कौन सा माइंस किस राज्य में पाया जाता है। तो बालाघाट माइंस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा माइन किस चीज के लिए फेमस है, जैसे कि कॉपर के प्रोडक्शन के लिए मध्य प्रदेश का बालाघाट माइंस है। उसी तरीके से खेतरी, ये हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा फेमस है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। खेतरी माइंस, खेतरी माइंस राजस्थान में है। और यहां पर आप लोग जानते हैं कि कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल व्हिच वाज यूज्ड बाय ह्यूमन सिविलाइजेशन। कॉपर पहला ऐसा मेटल था जो कि इंसान ने इस्तेमाल किया था, आयरन इस्तेमाल नहीं किया था, गोल्ड इस्तेमाल नहीं किया था, क्या इस्तेमाल किया था, कॉपर। और उसके बाद पहला एलॉय भी जब बनाया तो उसमें भी उन्होंने कॉपर का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि कॉपर और टीन मिला करके मतलब जो उन्होंने ब्रॉन्ज जो है वो बनाया था। तो इन दोनों के एलॉय से मतलब जो है ब्रॉन्ज बना। तो यहां पर देखिए कॉपर बहुत बड़ा हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा फेमस है और इंडिया का जो है कॉपर के नाम से खेतरी जो माइंस है राजस्थान का, वो बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद सिंहभूम, ये झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है जो कि यहां पर ये भी कॉपर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये जो 3 यूनिट है भारत में, ये तीनों के नाम आपको और माइंस के कहां कहां पे लोकेटेड है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको क्या याद रखना है कि बालाघाट माइंस कहां पर है, खेतरी माइंस कहां है, सिंहभूम कहां है। तो खेतरी इज फेमस, या डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि खेतरी इज फेमस फॉर विच मिनरल्स, तो खेतरी इज फेमस फॉर द कॉपर मिनरल, कॉपर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, उसके बाद मतलब जो है आप लोग देखते हैं कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं हम लोग, राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा जो कॉपर पाया जाता है वो राजस्थान में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा मध्य प्रदेश। अगर वर्ल्ड में देखें तो यहां भी चाइना का दबदबा है और चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। उसके बाद है पेरू, चिली, जो अमेरिका के मतलब कंट्रीज हैं लैटिन अमेरिका के, वो सब आ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग बॉक्साइट। बॉक्साइट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉक्साइट से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्युमिनियम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स इन रिच ऑफ एल्युमिनियम सिलिकेट। तो बॉक्साइट, ये क्वेश्चन यहां पर एक बन गया, बॉक्साइट जो है वो किस मतलब जो है आपके फॉर्म में पाया जाता है, तो एल्युमिनियम सिलिकेट्स के फॉर्म में पाया जाता है बॉक्साइट। और बॉक्साइट जो है इससे हम लोग एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर एंड द ग्रेट मेलेबिलिटी, इसके अंदर बहुत ज्यादा हार्डनेस होता है, इसीलिए तो एरोप्लेन वगैरह बनाने में आयरन की जगह पर एल्युमिनियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बॉक्साइट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, कि डैश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एक क्वेश्चन बन गया कि क्या हम बॉक्साइट से क्या चीज ऑब्टेन करते हैं, तो हम लोग एल्युमिनियम ऑब्टेन करते हैं। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि फ्रॉम विच ओर वी कैन ऑब्टेन द एल्युमिनियम, किस ओर से हम लोग एल्युमिनियम ऑब्टेन करते हैं, तो बॉक्साइट ओर से करते हैं। तो घुमा के क्वेश्चन को या तो इधर से पूछ सकता है ट्विस्ट करके, या फिर इधर से पूछ सकता है। तो कहते हैं ना कि कान इधर से पकड़ो या कान मतलब इधर से घुमा के हाथ पकड़ो, पकड़ना कान है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, अगर आपने ये पूरा सेंटेंस अगर समझ लिया तो आप दोनों क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अब डिपॉजिट की बात करते हैं हम लोग। डिपॉजिट जो है आपके, ठीक है, बॉक्साइट का, तो ये अमरकंटक जो प्लेटू है हमारा, ठीक है, और ये कहां पर है,
मध्य प्रदेश में है अमरकंटक प्लेटू। उसके बाद मैकाला हिल्स, उसके बाद मतलब जो है ये जो प्लेटू रीजन है आपका बिलासपुर कटनी, यहां पर बहुत ज्यादा मतलब डिपॉजिट पाया जाता है आपके बॉक्साइट का। उसके बाद इंडिया में प्रोडक्शन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखिए तीसरे भी उड़ीसा आ गया, मतलब कि बॉक्साइट में भी उड़ीसा आ गया, आयरन में भी उड़ीसा था, ठीक है, मैग्नीज में भी उड़ीसा था, और यहां पर बॉक्साइट में भी उड़ीसा आ गया। तो उड़ीसा जो है इट हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, मतलब यहां पर बॉक्साइट बहुत ज्यादा पाया जाता है। और पंचपतमाली जो कोरपुट डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये बहुत ज्यादा मतलब जो है फेमस है, जहां से जो बॉक्साइट है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो कौन है बॉक्साइट का, तो उड़ीसा है, और 35% जो भारत का बॉक्साइट है वो उड़ीसा अकेले प्रोड्यूस करता है। उसके बाद बात करते हैं हमारा गुजरात, सेकंड नंबर पे आ जाता है गुजरात, लेकिन यहां पर चाइना एक नंबर पे नहीं है बॉक्साइट में। यहां पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का दुनिया में, और दूसरे नंबर पे आ जाता है चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, हमारा अब आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है माइका मिनरल। माइका मिनरल जो है वो कैसा है? मेड अप ऑफ द सीरीज ऑफ प्लेट्स एंड लीव्स। तो क्वेश्चन ये बन गया, डैश इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स एंड लीव्स, मतलब बहुत सारे मिनरल, ये भी लेयर वाइज जो है वो पाए जाते हैं, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। तो इस तरीके से ये जो हमारा माइका मिनरल्स है वो प्लेट्स और लीव्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद इट कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, इसका अलग अलग डिफरेंट कलर्स के मतलब हो जाते हैं। दूसरा, दुनिया में माइका सबसे ज्यादा हमारा मुल्क जो है प्रोड्यूस करता है भारत, ठीक है, भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा माइका प्रोड्यूस करता है और लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है, और दुनिया में मतलब सबको बेचता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि विच मिनरल्स एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, इंडिया जो है वो दुनिया में सबको कौन सा मिनरल्स बेचता है और सबसे ज्यादा मिनरल डिपॉजिट इंडिया में कौन सा है, तो माइका मिनरल जो है दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। और माइका जो है ये क्या है आपका, यहां पे एक तरीके से हमने कहा कि नॉन मेटालिक मिनरल्स है। नॉन मेटालिक मिनरल्स का है मतलब इंसुलेटर का काम करता है ये, ठीक है, और इंसुलेटर का मतलब जो है आपके जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने से रोके उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने में मदद करे उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो यहां पे इंसुलेटर का काम करता है माइका। उसके बाद माइका कहां पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो माइका जो है वो छोटा नागपुर जो प्लेटू है आपका झारखंड में, वहां पे पाया जाता है, इसका कंसेंट्रेशन है। और झारखंड में ये जो बेल्ट है आपका हजारीबाग, कोडरमा और गया, तो ये हजारीबाग, कोडरमा, गया का जो बेल्ट है बिहार में, बिहार और झारखंड का, ये माइका मिनरल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और इसके हिंदी में उर्वरक भी कहते हैं। राजस्थान, अजमेर एंड, तो अब यहां पर देखिए राजस्थान में जो फेमस मतलब प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो कहां पर है, तो अजमेर के आसपास है राजस्थान में, जो मतलब जो है आपका माइका प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद नेल्लोरी जो है, ये क्वेश्चन यहां पे आ जाएगा, आपको क्या पूछेगा पता है, नेल्लोरी इज फेमस फॉर विच काइंड ऑफ मिनरल, मतलब किस मिनरल के लिए नेल्लोरी फेमस है, तो नेल्लोरी जो है आंध्र प्रदेश में है, ये फेमस है आपका माइका मिनरल के प्रोडक्शन के लिए। चलिए आगे हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, तो अब हम लोग शुरू करते हैं रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है इट इज लाइमस्टोन हमारा जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एक मतलब जो है टाइप्स है, और इसका इस्तेमाल जो है आपके सबसे पहले तो इंडस्ट्री जो है हमारा वो सीमेंट, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी जो इंडस्ट्री है हमारी, तो आयरन को स्मेल्टिंग करने के लिए, मतलब आयरन को ऑब्टेन करने के लिए ओर से, उस टाइम भी हमें मतलब जो है लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है। तो लाइमस्टोन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड फॉर द आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो यहां पर हमें ये याद रखना है कि लाइमस्टोन किस रॉक का एग्जाम्पल है, तो लाइमस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स का ही टाइप्स है। और इससे कौन से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सीमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, तो लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हम लोग मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और मतलब जो है हमारा इसका जो दूसरा यूज है वो आपका मतलब जो है आयरन स्मेल्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो चीजें, दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, लाइमस्टोन हमारा कहां कहां पे पाया जाता है, तो लाइमस्टोन, तो कर्नाटक इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन गया कि इंडिया में सबसे ज्यादा लाइमस्टोन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, कर्नाटक करता है, देन आफ्टर आंध्र प्रदेश, इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। लेकिन
अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में सबसे पहला सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया गया था 1904 में। वो हम लोग इंडस्ट्री वाले मतलब चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं यहां से एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज जो है इसको हम लोग दो भाग में क्लासिफाई करते हैं। हमारा है कन्वेंशनल सोर्सेज और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज जो आज से हम बहुत पहले से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, मतलब पुराने ओल्ड, मतलब जितने भी सोर्स हैं एनर्जी के, उसे हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज कहते हैं सिंपली। अगर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हमने नए सोर्सेज को इन्वेंट किया है, वो हम लोगों का आ जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में। तो दीज एनर्जी सोर्सेज आर बीइंग यूज्ड सिंस लॉन्ग टाइम। तो यहां से देखिए डेफिनेशन से पूरा क्लियर हो गया कि जो हम बहुत सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, और दूसरा दे आर कॉल्ड मतलब कन्वेंशनल ड्यू टू बिकॉज वी हैव यूज्ड दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द वेरी पास्ट। ठीक है, मतलब बहुत पीछे से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। इसमें क्या क्या एग्जांपल है जो आप लोगों ने देखा होगा यूज करते हुए? फायरवुड, कैटल डंग केक, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें हम लोग बहुत पहले से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अभी जो मॉडर्न दौर में जो हम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से, इसे हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कहते हैं। तो इसमें आ जाता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, मतलब जितने भी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। यहां पर देखिए ज्यादातर जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। अब पूछेगा सर व्हाट आर द रिन्यूएबल एंड व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका अमाउंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, पहला। दूसरा, दे आर रिन्यूड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत कम वक्त में वो दोबारा से जनरेट हो जाते हैं, बहुत आसानी से जनरेट हो जाते हैं। एंड दे डू नॉट हार्म आवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। एंड दे आर इजिली अवेलेबल, मतलब आसानी से वो अवेलेबल होते हैं। दूसरी चीज, लेकिन वी डोंट हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट दीज रिसोर्सेज इनटू यूजेबल सब्सटेंसेस। हम लोग यूजेबल चीज में उसको अभी नहीं कर पा रहे हैं कन्वर्ट, क्योंकि पास हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर मतलब इन सारी चीजों का यूज ही बढ़ने वाला है। आपने देखा होगा अभी मतलब जो है बहुत सारे लोग जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले स्कूटर, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले कार, ये सारी चीजें मतलब जो है डेवलप करने में लगे हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि लोग मतलब पेट्रोल या डीजल की जगह पर मतलब जो है दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करने लगे। जैसे देखिए अभी फिलहाल हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है अमेरिका में शुरू हो गया है, क्योंकि हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं कि हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन में होता है और सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो हमारे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है इसमें ज्यादातर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो आ जाते हैं, और कन्वेंशनल सोर्सेज में हमारे जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है वो आ जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? इनका अमाउंट लिमिटेड होता है, इनको बनने में मतलब बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की हम लोग बात करें, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम टू फॉर्म, मतलब इसीलिए मतलब इनका जो नंबर्स है वो दिन ब दिन, अमाउंट है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और फ्यूचर में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए अगर हम लोग इस तरीके से याद रखने के लिए अगर आपको करना है तो आपको कन्वेंशनल सोर्सेज को आप लोग याद रख लीजिए कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो कन्वेंशनल सोर्सेज में आ जाता है, और जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपके नॉन कन्वेंशनल मतलब जो है रिसोर्सेज में आ जाते हैं। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, टाइडल, दीज ऑल दीज काइंड्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज द एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी जो है ये भी मॉडर्न एनर्जी है, हालांकि ये मतलब जो है आपके रिन्यूएबल में नहीं है, लेकिन फिर भी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो आपके नॉन कन्वेंशनल में आ जाते हैं जो उसके सोर्सेज हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल। अब कोल की हम लोग बात करते हैं। ये इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला फॉसल फ्यूल है, और कोल जो है ये कार्बन से बना होता है, इनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कार्बन होता है। और about 300 million years ago, all the vegetations got submerged under the earth's surface, and due to the high temperature and high pressure and the lack of oxygen, they can slowly converted into the coal. These vegetations, जो vegetation submerged हो गए थे वो कोल में बदल गए, और यही मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोनाइजेशन? द स्लो कन्वर्जन ऑफ वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। तो 300 मिलियन अब इंडिया में जो है दो टाइम में कोल का फॉर्मेशन हुआ है। एक हमारा है गोंडवाना पीरियड और दूसरा हमारा है टर्शरी पीरियड। तो गोंडवाना पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का 90% कोल बिलोंग्स टू द गोंडवाना पीरियड, और जो 10% कोल है वो टर्शरी पीरियड का बिलोंग करता है। तो हमारा जो गोंडवाना पीरियड है ये मतलब ज्यादातर इंडिया में बिटुमिनस कोल का कंसंट्रेशन है।
अब ये बिटुमिनस कोल क्या है, तो अब टाइप्स को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरली कोल्स आर डिवाइडेड इनटू द 4 डिफरेंट टाइप्स, 4 डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। तो एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, सबसे अच्छी जो क्वालिटी की कोल होती है वो एंथ्रासाइट होता है, जिसमें मोर देन 90% ऑफ कार्बन कैन बी कंस्टिट्यूटेड, मतलब 90% से ज्यादा मतलब कार्बन उसके अंदर मौजूद होता है। दूसरा जो हमारा सेकंड बेस्ट क्वालिटी कोल जो है दैट इज नोन एज द बिटुमिनस। बिटुमिनस का ज्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बिटुमिनस कोल का। उसके बाद थर्ड में आ जाता है हमारा लिग्नाइट। लिग्नाइट का जो कंसंट्रेशन है ये आपके नेवेली जो आपका तमिलनाडु है, ये इससे एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नेवेली जो हमारा मतलब कोल माइंस है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसका जो कोल है जो लिग्नाइट है वो किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है, फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, जब हम कोल से जब इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। तो वेयर वी कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोल, जहां पर हम लोग बिजली पैदा करते हैं कोल से, उसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो आपके सबसे बेकार क्वालिटी का कोल है जिसे हम लोग पीट कहते हैं, ठीक है। तो पीट जो है ये आपका मतलब जो है यहां से ये अलग पॉइंट है, ठीक है। तो ये पीट आपका 4 टाइप जो है चौथा आ गया। उसके बाद गोंडवाना। गोंडवाना कोल हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग बात किया कि 200 मिलियन ईयर्स एगो जो है कोल का फॉर्मेशन हुआ था। और ये हमारा जो कोल है वो कहां कहां पाया जाता है, तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, और इंडिया का इंपॉर्टेंट मतलब माइनिंग सेंटर्स क्या है, रानीगंज, जरिया। ये जो आपका रानीगंज है, ठीक है, रानीगंज ओल्डेस्ट कोल माइन है, ये इंडिया का सबसे पुराना कोल माइन है जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। झरिया झारखंड में लोकेटेड है, इट हैज द लार्जेस्ट कोल माइन, ठीक है, ये इंडिया का सबसे बड़ा कोल माइन है। तो 2 क्वेश्चन यहां से आ गया। रानीगंज जो है अगर पूछा जाए कि ओल्डेस्ट कोल माइन भारत का कौन सा है, तो रानीगंज। लार्जेस्ट कोल माइन कौन सा है, झरिया। तो ये जो आपके झारखंड है, बंगाल है, यहां पर कोल का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। उसके बाद रिवर वैली ऑफ दामोदर, महानदी, सोन, मतलब ये वर्धा, ये सब के अंदर भी कोल का मतलब कंसंट्रेशन मौजूद है। उसके बाद टर्शरी अगर हम कोल की बात करें तो 55 मिलियन ईयर्स अगो, माया, जिसको शॉर्ट में मिलियन ईयर्स अगो को आप लोग माया कह सकते हैं, उस टाइम इन कोल का फॉर्मेशन हुआ। ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भारत के, वहां पर इस कोल का कंसंट्रेशन पाया जाता है, असम, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे ये हमारा टर्शरी कोल है। पेट्रोलियम दैट इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम का सेम एज इट इज, जैसे मतलब कोल का फॉर्मेशन हुआ उसी तरीके से पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन हुआ, लेकिन कोल में हम लोगों ने देखा कि वेजिटेशन का मतलब जो है वो सबमर्ज हुआ था। यहां पर सी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके सबमर्ज हो गए और उनके बाद ये धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के पेट्रोलियम में बदल गए। और मतलब पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, मिनरल्स ऑयल भी कहते हैं इसे, रॉक ऑयल भी कहते हैं इसे। और पेट्रोलियम जो है हमारे मतलब देश में अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल पेट्रोलियम सबसे ज्यादा बॉम्बे हाई प्रोड्यूस करता है जो अरेबियन सी में है, लेकिन इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट जो पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्टिंग पॉइंट है वो दिग्बोई, असम, माकूम, दिग्बोई, ये सब असम का जो जगह है। तो असम वाज द फर्स्ट स्टेट जहां पे भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया था, वो असम राज्य था, वहां से निकाला गया था। लेकिन अभी फिलहाल असम जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, पेट्रोलियम के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर बॉम्बे हाई आ जाता है। दूसरी चीज यहां पर समझनी ये है कि दुनिया में सबसे पहले जो पेट्रोलियम की ड्रिलिंग थी वो पेंसिल्वानिया यूएसए में की गई थी 1869 के टाइम, और वहां में दुनिया में सबसे पहले जो है पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो इस तरीके से पेट्रोलियम, लेकिन अगर हम लोग अभी प्रोडक्शन की बात करें दुनिया में, तो दुनिया में सऊदी अरेबिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। लेकिन जब हम रिजर्व की बात करते हैं तो वेनेजुएला हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम। रिजर्व में वेनेजुएला है और प्रोडक्शन में मतलब सऊदी अरेबिया है। अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में कौन है, बॉम्बे हाई है, जिसे मुंबई हाई के नाम से भी जानते हैं, और गुजरात है सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे असम है। तो थर्ड नंबर पे असम है, और ये हमारे भारत का जो है वो प्रोडक्शन रीजन है इंडिया का। अब उसके बाद कुछ प्रोड्यूसिंग रीजन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके माकूम और दिग्बोई कहां पर है, असम में है। दूसरा अंकलेश्वर कहां पर है, गुजरात में है। उसके बाद नरकटिया कहां है, असम में है। तो
इन सब प्रोड्यूसिंग जो रीजन है उनका नाम भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, कहां पे मतलब प्रोड्यूस किया। उसके बाद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस दुनिया में सबसे पहले जो है वो आपके इंग्लैंड में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उस टाइम एज ए स्ट्रीट लाइट, मतलब जो है आपके रोड साइड में बिजली को मतलब जो है खंबे में उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे ये एक सोर्स बन गया एनर्जी का, जिसको हर फील्ड में इस्तेमाल किया जाने लगा, मतलब जो है इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाने लगा, घरों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इस तरीके से इसका जो मतलब यूज है वो बढ़ने लगा। तो इसे हम क्लीनर एनर्जी भी मानते हैं, क्योंकि इसी से हमारा क्या बना है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो आपके मतलब क्लीनर मतलब गैस भी माना जाता है। हालांकि क्लीनेस्ट जो है वो हाइड्रोजन है, लेकिन इसे क्लीनर गैस का नाम से जाना जाता है। अब मतलब जो हमारा कृष्णा और गोदावरी बेसिन है, यहां पर लार्जेस्ट रिजर्व जो है वो पाया जाता है हमारे नेचुरल गैस का। अब यहां पर देखते हैं पावर और फर्टिलाइजर जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। और HVJ हजीरा विजयनगर जगदीशपुर जो रीजन है ये 1700 किलोमीटर लंबा गैस पाइप रीजन है, और भारत में ये 3 अलग अलग राज्यों में, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में पाया जाता है। और इससे मतलब जो है ये इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, तो हम लोग ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि HVJ गैस पाइपलाइन जो है वो 1700 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जनरेट किया जाता है हमारे गैस से, तो ये सारा मतलब कुछ जो है उसका रिलेटेड है। अब आते हैं हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या क्या चीज आ जाता है हमारा, हमने अभी पहले बात किया था कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बारे में कि वो कौन कौन से एनर्जी होते हैं। ठीक है, ये इसमें डिस्कस हो चुका है। अब यहां पर हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमारा सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल है, ये सारी मतलब चीजें। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी जो है फोटोवोल्टिक सेल, ये याद रखिएगा, इसकी मदद से हम लोग मतलब जो है कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, सोलर पैनल्स वगैरह लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में बहुत सारे पैनल्स लगे होते हैं, शहर में भी आजकल यूज होने लगा है। तो फोटोवोल्टिक सेल जो है उसके इस्तेमाल से हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आता है विंड मिल, विंड पावर। तो विंड पावर, विंड मिल्स के जरिए से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इंडिया में मतलब लार्जेस्ट जो विंड फार्म है वो लोकेटेड है तमिलनाडु में, नागरकोइल एक जगह है वहां पर है, और मतलब जो है नागरकोइल से लेके मदुरई तक ये स्थित है। तो बहुत लंबा विंड फार्म, जब आप कभी कन्याकुमारी जाए तो आपको मतलब जो है कहीं से भी ये विंड फार्म जो है आपको दिख जाएगा छत से। उसके बाद आता है हमारा बायोगैस। बायोगैस को हम लोग गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, और ये जो वेस्ट होता है हमारा एनिमल्स का और एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उससे हम लोग मतलब इस फ्यूल को तैयार करते हैं। इसका जो मेन मतलब जो है गैस होता है इसके अंदर वो होता है आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 गैस जो है इसमें मेन होते हैं, जो कि मतलब एनर्जी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी दो सिस्टमेटिक राइज और फॉल होता है वाटर का ओशंस के ऊपर, उसको एक्सट्रैक्ट करके बिजली मतलब बिजली पैदा करते हैं। और इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ जो है हमारा और गल्फ ऑफ खंबत, ये 2 जगह क्वेश्चन यहां से आता है, आपको पूछेगा नहीं। टाइडल एनर्जी किससे जनरेट होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। मून और सन के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, पृथ्वी उनको खींचता है। इस तरीके से मतलब जो है पुश एंड पुल चलता रहता है, और उसी बीच मतलब जो है अर्थ का जो पानी है वो डिसबैलेंस होता है, और उसी से जो आपका टाइड्स है वो जनरेट होता है। तो गल्फ ऑफ खंबत और गल्फ ऑफ कच्छ दोनों मतलब जो है गुजरात में है, और यहां पर मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। और टाइडल एनर्जी किस तरीके का है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, और ये किसमें, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में भी आ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग ईस्टर्न कोस्ट पे देखें तो गैंगेटिक डेल्टा का जो सुंदरबन रीजन है वो भी मतलब जो है आइडल कंडीशन है टाइडल के लिए, लेकिन ये अभी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। यूटिलाइज सिर्फ यहीं पर हो रहा है, गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ में टाइडल एनर्जी जो है वो पैदा की जा रही है, और इससे बिजली जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जियोथर्मल, जियो मींस होता है अर्थ और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो जमीन के अंदर की हीट को एक्सट्रैक्ट करके बिजली पैदा किया जाता है, और भारत में इसका मतलब यूटिलाइजेशन सिर्फ 2 ही जगह पर है, पुगा वैली लद्दाख में है और मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है। बस यही 2 याद रखना है आपको, पुगा वैली लद्दाख और मणिकरण हिमाचल प्रदेश, बस यही 2 चीज को आपको याद रखना है। तो मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली लद्दाख। तो यहां पर जियोथर्मल एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यूज किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री जो हम लोग जितनी भी बात करते हैं या प्रोडक्शन यूनिट की हम लोग जब बात करते हैं तो यहां से टॉपिक से ही क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि जो इंडस्ट्रीज है वो किस
इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाता है, तो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है। क्योंकि प्राइमरी में हम लोगों ने एग्रीकल्चर पढ़ा था, एग्रीकल्चर, हंटिंग, माइनिंग, गैदरिंग, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब पिसिकल्चर, ये सारी चीजें हमारा किस में आ जाता है, तो वो सब आ जाता है आपका प्राइमरी में। ये हमारा जो है सेकेंडरी का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग में हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से हमने रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में प्रोडक्ट कन्वर्ट कर दिया और उससे उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। मान लीजिए कि आपको पोटैटो चिप्स बनाना है या लेस बनाना है, तो लेस बनाने के लिए आपको आलू की जरूरत है, लेकिन आलू के अलावा आपको टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। तो आलू आपने जो पैदा किया, आलू प्रोडक्शन क्या हो गया, प्राइमरी हो गया क्योंकि वो एग्रीकल्चर में आ गया। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है जो उस आलू को लेज में कन्वर्ट करेगा, उसकी पैकिंग करेगा, वो कौन करेगा, वो टेक्नोलॉजी करेगा। वो मतलब जो है आपके प्राइमरी से कोई रिसोर्स को लेकर के हम नहीं बना सकते, या नेचर से डायरेक्ट किसी रिसोर्स को लेकर नहीं बना सकते, उसे हम पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम लोग मतलब जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस इंडस्ट्री का पार्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैन्युफैक्चरिंग किसका है, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। उसके बाद हमारा जो इंडस्ट्री है वो दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है उसे हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। और उसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमारे भारत में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाली इंडस्ट्री यही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल में भारत में बहुत सारे लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा भारत का 4% जो जीडीपी है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, हालांकि वो दिन दिन कम होता जा रहा है। तो कॉटन इंडस्ट्री जो है ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कॉटन के बारे में डिस्कस किया था, कॉटन इज अवर इंडिजीनियस क्रॉप, हमारे भारत का ये इंडिजीनियस क्रॉप है, क्योंकि कॉटन जो है सबसे पहले भारत के लोगों ने ही, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही दुनिया में उगाया था, और कॉटन दुनिया को इंडिया के लोगों ने ही बताया था कि ये कॉटन है। तो कॉटन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट है हमारे मतलब देश का। तो कॉटन जो मिल है भारत में वो सबसे पहला 1854 में मुंबई में एस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है अभी फिलहाल 1600 मतलब कॉटन टेक्सटाइल मिल है हमारे देश में, और ज्यादातर जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है वो अहमदाबाद गुजरात में सिचुएटेड है। कॉटन टेक्सटाइल मिल कंसंट्रेटेड इन द महाराष्ट्र, गुजरात ड्यू टू द फेवरेबल मतलब जो है कंडीशन। क्यों कंडीशन? बिकॉज रॉ मटेरियल कॉटन जो है वो ज्यादातर भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में ही प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए इंडिया जो है वो कॉटन टेक्सटाइल में मतलब जो है वो बहुत आगे है। हालांकि अगर यार्न की बात करें, धागा बनाने की, तो भारत दूसरे नंबर पे आता है चाइना के बाद। अगर प्रोडक्शन में बात करें तो हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं, पहले चाइना आता है, फिर यूएसए आता है, फिर हम लोग आते हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारा देश है मतलब जो है कॉटन के प्रोडक्शन में अगर देखा जाए। तो अब यहां पर कुछ हम लोग बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अहमदाबाद किस स्टेट में लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। अहमदाबाद किसकी कैपिटल है? गुजरात की कैपिटल है। तो इस पहले कैपिटल थी, सॉरी अब चेंज होकर के गांधीनगर हो गया कैपिटल, लेकिन अहमदाबाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब जो है एरिया है गुजरात का, जहां पर जो हमारा, और ये जो मैनचेस्टर है ये आपके यूनाइटेड से नाम पड़ा, क्योंकि मतलब यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, क्योंकि मैनचेस्टर जो जोन है लंदन में, वो इंग्लैंड में, वो बहुत ज्यादा फेमस है क्लॉथ के लिए। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये अहमदाबाद तो हो गया। उसके बाद दूसरा जो हमारा है कि इंडिया में दो और पॉइंट है, जैसे कि पूछा जाता है कि ये बताइए कि मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे कहते हैं? अगर मान लो किसी वर्ड में हम लोग नॉर्थ ऐड कर दिया तो यहां पर आंसर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? कानपुर हो जाएगा। तो कानपुर क्या कहेंगे? कानपुर जो है वो मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया है। अब मान लो कि इसकी जगह पे हमने कर दिया क्वेश्चन साउथ, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तब आंसर क्या हो गया? फिर बदल गया, फिर क्या कहेंगे? कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कानपुर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, और अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो इसीलिए अहमदाबाद को एक और नाम से जाना जाता है, उसे बॉस्टन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए
ये जो है आपका मतलब जो है, हालांकि जापान में जो फेमस है वो ओसाका है, ठीक है, जो फेमस है, ठीक है, तो इसलिए आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। अब आता है हमारा सेकंड जो है इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज जूट। जूट जो है, हालांकि कॉटन का थोड़ा सा और बता दूं, इंडिया एक दौर में कॉटन के प्रोडक्शन में बहुत आगे था बिफोर 1947, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन नहीं हुआ था, तो इसलिए इंडिया बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था। लेकिन जब डिवीजन हो गया तो ज्यादातर जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थे, जूट इंडस्ट्री थी, वो आपके डिवाइड हो गई, मतलब बांग्लादेश मतलब अलग राज्य बना, ठीक, कंट्री बना, क्योंकि बांग्लादेश उस टाइम जो है वो हिस्सा था पाकिस्तान को, से पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो इंडिया से बहुत सारा इलाका जो है वो एग्रीकल्चर का अलग हो गया, जिसकी वजह से इंडिया का जो प्रोडक्शन था वो घट गया, मतलब कॉटन में और जूट में। तो अब हम लोग नेक्स्ट वन जो है हमारा जूट, जूट के बारे में बात करते हैं। तो देयर आर 70 जूट मिल्स इन आवर कंट्री। पहला जो जूट मिल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया गया था वो कोलकाता में 1859 में स्टार्ट किया गया था, और मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन द हुगली रिवर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुगली रिवर के किनारे कौन सी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मतलब जो है पाई जाती है, तो जूट इंडस्ट्री है। बंगाल इतना ज्यादा क्यों फेमस है? ड्यू टू द फेवरेबल कंडीशन, सॉइल कंडीशन है, वहां पे एलुवियल सॉइल मौजूद है, पानी वहां पर मौजूद है, उसके बाद मतलब जो है आपको वहां पे जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वो मौजूद है, तो ये सारा फेवरेबल मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। दूसरी अगर हम लोग बात करें दुनिया में, बांग्लादेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा जो जूट प्रोड्यूस करता है वो बांग्लादेश करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन, जूट से क्या क्या चीजें हम लोग बनाते हैं? रोप्स बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं। बिहार, यूपी, असम, त्रिपुरा, ये सब भी मतलब जो है जूट में आगे है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा भारत में जूट में आगे कौन है? तो आपका वेस्ट बंगाल। जूट इंडस्ट्रीज आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। जूट इंडस्ट्री का जो कंसंट्रेशन है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो उसके क्या रीजन है? तो बहुत अहम रीजन यहां पर मैं मतलब जो आपको नोट करके बता रहा हूं। मेन जूट प्रोड्यूसिंग रीजन वेंट टू द बांग्लादेश। जब हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ज्यादातर जो जूट प्रोड्यूसिंग रीजन था वो बांग्लादेश चला गया, और बांग्लादेश उस टाइम किसका हिस्सा था? तो पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है, उसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, ईस्टर्न पाकिस्तान। तो इस तरीके से ज्यादातर हिस्सा जो है वो चला गया, इसकी वजह से इंडिया का प्रोडक्शन कम हो गया। दूसरा है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको मतलब जो है प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा खर्च बैठता है और किसानों को कोई फायदा उतना ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद डिक्लाइनिंग द डिमांड कम होता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग तरीके के मतलब जो है फाइबर्स डेवलप हो रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो बहुत ज्यादा चीप होते हैं, बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट होते हैं। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो सिंथेटिक क्लॉथ्स वगैरह जो है सिंथेटिक मतलब जो है मटेरियल है उनका इस्तेमाल करने लगे इसकी जगह पर, तो ये कॉस्टली बैठता है एज कंपेयर टू द सिंथेटिक क्लॉथ। तो इसलिए इसका बहुत टफ कंपटीशन है, टफ मार्केट है। उसके बाद तीसरा है हमारा शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री जो है हमारी, ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, ये भी हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। और इंडिया शुगर के प्रोडक्शन में अच्छा मतलब रैंक है इंडिया का। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर जो है वो क्यूबा प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए मतलब जो है क्यूबा, ब्राजील, ये सब शुगर के प्रोडक्शन में बहुत आगे है। और क्यूबा को कहा जाता है मतलब शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से उनको जाना जाता है। अगर हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि शुगर मिल जो है वो कहां पर स्टैब्लिश है, तो पहले यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इन सब जगहों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब शुगर मिल जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है किधर की तरफ? साउथ इंडिया की तरफ। क्योंकि यहां पे देखिए शुगर मिल का जो मतलब जो है क्रशिंग टाइम जो शुगर का है वो बहुत ज्यादा होता है। आपको मैंने एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में पढ़ाया था कि शुगर एक ऐसा क्रॉप है जो कि 1 साल इसको लग जाता है मैच्योर होने में, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर जो इसकी मतलब जो है आपके प्रोडक्शन और मतलब इसका जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल वगैरह होता है, तो वहां पर किस तरीके का मतलब जो है आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, तो वहां पर सब लोग मिल करके मतलब कि सब लोग अपना डिस्ट्रीब्यूट करके जो है एक साथ मिल करके फार्मिंग करते हैं, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है वो शुगर का साउथ इंडिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू द नॉर्थ इंडिया, बिकॉज वहां पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है, और ब्लैक सॉइल में मतलब जो है बहुत ज्यादा सुक्रोज जो है वो डेवलप होता है। तो इंडिया में मतलब यूपी इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, और उसके बाद महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र इज द सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है। तो इस तरीके से शुगर का ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स के आधार पर जो इंडस्ट्रीज बेस्ड है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की हम लोग बात करते हैं। ये हमारी बेसिक इंडस्ट्री। अगर पूछा जाए कि विच इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि जितने भी आपके टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं वो कौन बना करके हमें देता है, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री। क्योंकि ज्यादातर जितने भी मशीन्स वगैरह होते हैं या तो वो आयरन के बने होते हैं या तो वो स्टील के बने होते हैं,
ड्यू टू द हार्डनेस पर्पसेस, इसीलिए इसे बैकबोन भी कहा जाता है इंडस्ट्री का, क्योंकि अगर ये ना हो तो बाकी इंडस्ट्री जो है वो नहीं खड़ी हो पाएंगी। तो बेसिक इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री को। इसे हेवी इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाए किस इंडस्ट्री को हम लोग हेवी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम लोग हेवी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें हेवी मिनरल्स वगैरह जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम पहला आयरन स्टील इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील जो हमारी कंपनी है वो 1907 में जमशेद जी टाटा ने फाउंड किया था। तो क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट इसी लाइन से उठा करके दे दिया जाता है कि टिस्को कब फॉर्म्ड हुआ था? 1907 ईयर पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मतलब क्या है? यहां पर आप लोगों को मैं दो चीज समझाता हूं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर्स होते हैं, दैट इज नोन एज द पब्लिक सेक्टर। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर जो किसी एक इंसान या ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, उसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो हमारा जो यहां पर सेल है ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, और ये जितने भी भारत में स्टील के प्रोडक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, और इनके मतलब थ्रू बाकी सब लोग बिजनेस करते हैं, जितने भी भारत में छोटे यूनिट्स हैं स्टील के। इसीलिए कभी कभी इनका मतलब जो है पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है या मतलब पब्लिक सेक्टर, कौन सा इनमें से पब्लिक सेक्टर है, कौन सा इनमें से प्राइवेट सेक्टर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये आपका पब्लिक सेक्टर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का काम क्या होता है? मैनेज करना जो भी स्टील का प्रोडक्शन है भारत में। उसके बाद बात करते हैं हम अल्युमिनियम स्मेल्टिंग। अल्युमिनियम स्मेल्टिंग, अल्युमिनियम आप लोग जानते हैं कि किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं। बॉक्साइट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बॉक्साइट इसका रॉ मटेरियल है और इससे बहुत सारे मतलब जो है आपके इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल होता है, एयरक्राफ्ट बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, वायर वगैरह बनाने में। अब इनका क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ गया कि इनका जो बनाने का तरीका है, इनका दाम इतना ज्यादा क्यों महंगा होता है, एल्युमिनियम इतना महंगा क्यों होता है? तो उसके रीजन ये है कि 4 से 6 टन बॉक्साइट से हमें सिर्फ 2 टन एल्यूमिना मिलता है, और इस 2 टन एल्यूमिना को जब हम मतलब जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे 1 टन मतलब कि 4 से 6 टन बॉक्साइट से हमें सिर्फ 1 टन एल्यूमिनियम मिल रहा है। तो इनको मतलब अब बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है, तो बिजली ज्यादा महंगी होने की वजह से इनका जो दाम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग जो है इतना ज्यादा महंगा क्यों होता है आपको पता चल गया होगा। उसके बाद नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज दे आर डिपेंडेंट ऑन द एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के ऊपर बहुत सारे मतलब जो है इंडस्ट्रीज जो है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों डिपेंडेंट होता है? क्योंकि इनका जो वेट होता है बहुत ही हल्का होता है, उसके बाद रेसिस्टेंट होता है, इसको इरोजन वगैरह नहीं, जैसे आयरन का इरोजन होता है उसके मतलब रस्टिंग वगैरह होता है, इसमें वो चीज नहीं होता है। उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए भी ये मतलब जो इसका इस्तेमाल होता है, मेलेबल होता है और स्ट्रांग होता है और हल्का भी होता है, इसीलिए एल्युमिनियम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप जो पॉइंट्स अभी हमने बताया इसको आप मतलब जो है अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कीजिए। तो हमने कहा कि आपको सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अब आप मतलब शुरू कीजिए यहां से केमिकल इंडस्ट्रीज। भारत में बहुत सारे ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जहां पे मतलब जो है केमिकल्स के थ्रू जो है आपको इसका जो है इसे मतलब केमिकल इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, ये दो आईटी इंडस्ट्री और ये केमिकल इंडस्ट्री भारत में इसे सन राइजिंग इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। सन राइजिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो है मतलब धीरे धीरे इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री कंप्राइजेस बोथ एंड द लार्ज और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, दोनों इसमें काउंट किए जाते हैं, और चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। अब यहां पर जनरली अब थोड़ा सा फर्क डिफरेंस बता देता हूं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्या होता है, ठीक है। जिसके अंदर कार्बन के कंटेंट पाए जाते हैं जनरली उनको ऑर्गेनिक कहा जाता है, जिनके अंदर कार्बन नहीं होते इसे इनऑर्गेनिक कहा जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड द सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो एसिड जो है आपके अल्कलाइंस, अल्कलीज, सोडा, ऐश, ठीक है, कास्टिक सोडा, साबुन सर्फ जैसे कहते हैं हम लोग, ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाती हैं। ऑर्गेनिक में क्या आ जाता है हमारा? तो पेट्रोकेमिकल्स, इसमें भी कार्बन के कंटेंट आपको मिल जाएंगे। इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह हैं उनका जो बेसिक रिसोर्स है वो क्या है? पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स मतलब पेट्रोलियम से जो केमिकल वेस्ट बचते हैं उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स के जिसके अंदर पेट्रोकेमिकल्स हैं वो सब आ जाते हैं। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की हम लोग बात करते हैं। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इज सेंटर अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। भारत में ज्यादातर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल होता है, इन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। और भारत में
आप लोगों को शायद मालूम होगा गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये सब स्टेट भारत का जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन जो है वो घट रहा है, क्योंकि जब हम ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे, उसकी सॉइल की कैपेसिटी से हम ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने की एनर्जी की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान होगा। तो वो ड्रॉबैक जो है वो पंजाब और हरियाणा को अब देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था भाई कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है हमारा, उसका बेसिक रॉ मटेरियल क्या है, तो रॉ मटेरियल है हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है उससे हम लोग सीमेंट बनाते हैं। भारत में सबसे पहला सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो तमिलनाडु में, मतलब चेन्नई में डेवलप किया गया था। और अभी मतलब अलग अलग भारत के स्टेट जो है, कर्नाटक वगैरह, ये बहुत ज्यादा मतलब लाइमस्टोन में फेमस है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे प्रोडक्शन यूनिट जो है वो ज्यादा होगा। तो लाइमस्टोन में अब देखिए लाइमस्टोन के अलावा क्या क्या चीज है, तो सिलिका एंड जिप्सम, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जो है आईटी इंडस्ट्री जिसे हम लोग कहते हैं, और हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले इसे सनराइजिंग इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया आईटी इंडस्ट्री में काफी तरक्की कर रहा है। बहुत सारे देश मतलब भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो काफी तेजी से विकसित हो रहा है। और कर्नाटक, भारत में जो कर्नाटक है इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हम लोग, सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, और आईटी इंडस्ट्री का कैपिटल भी कहा जाता है बैंगलोर को। बैंगलोर जो है वो कर्नाटक की कैपिटल है, और मतलब जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नंबर में 1 नंबर में आता है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें कि ये सिलिकॉन वैली क्या टर्म है, तो सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका में, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो इलेक्ट्रॉनिक हब है उसको टर्म दिया गया था सिलिकॉन वैली का, क्योंकि सिलिकॉन चिप्स जो हैं उनके बहुत ज्यादा उस टाइम फॉर्मेशन हुए थे, मेमोरी कार्ड बहुत ज्यादा बने थे, इसीलिए उस वैली मतलब उस जगह को सिलिकॉन वैली के नाम से डिनोट किया गया। तो उसी तरीके से इंडिया में बैंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, और इसे इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना आपका कि भारत में किस जगह को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहते हैं, तो भारत में किस जगह को कहते हैं, आपका क्वेश्चन निकल करके आ गया, कर्नाटक को कहते हैं। किस जगह को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, तो कर्नाटक, आपके बैंगलोर जो है उसको कहा जाता है। तो इस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग आईटी इंडस्ट्रीज जो है उसका क्या रोल है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंडस्ट्रीज में, तो जो भी हमारा है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन वगैरह, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह, वो सब आईटी इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। और बेंगलुरु इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो अब आते हैं हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री और उससे होने वाले पॉल्यूशन, क्योंकि जब इंडस्ट्री होगी तो उससे वेस्ट भी निकलेंगे, और वेस्ट निकलेंगे तो अलग अलग तरीके के वेस्ट होंगे, जो हमारे हवा को गंदा करेंगे, पानी को गंदा करेंगे, हमारे मतलब जो है साउंड जो है वो पॉल्यूशन करेंगे, हमारे लैंड को डिग्रेड करेंगे। तो इसीलिए पॉल्यूशन की कैटेगरीज को 4 कैटेगराइज किया गया है, 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला हमारा पॉल्यूशन का कैटेगरीज जो है वो एयर पॉल्यूशन है, उसके बाद वाटर पॉल्यूशन है, उसके बाद लैंड पॉल्यूशन है, उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन है। तो ये चारों तरीके के पॉल्यूशन जो है इंडस्ट्रीज करते हैं। अगर हम लोग एयर पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा नुकसान जो इंसान को हो रहा है वो एयर पॉल्यूशन से हो रहा है, क्योंकि जितने भी हम लोग की इंडस्ट्रीज है अभी ज्यादातर, दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉसल फ्यूल्स एनर्जी, वो लोग सब फॉसल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है। और फॉसल फ्यूल हमने बताया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट होने की वजह से ये बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सारे बहुत ज्यादा अमाउंट में वो रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, मेजर ग्रीन हाउस गैस है। और अभी गर्मी का जैसे मौसम चल रहा है तो आप लोग जानते हैं कितना दिल्ली में 43 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचता जा रहा है। हालांकि अभी उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो चल भी नहीं रही है, उसके बाद भी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो फॉसल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कंसंट्रेशन से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, और उसके बढ़ने से वो इंटरनल जो सोलर रेडिएशन है उसको आने तो देता है, क्योंकि उस टाइम उसका शॉर्ट वेवलेंथ होता है और उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन जब वो रिटर्न जाता है शाम के वक्त तो उसे जाने नहीं देता है प्रॉपर अमाउंट में, और कुछ मतलब जो है एनर्जी को वो अर्थ पे ही रोक लेता है, क्योंकि जाने के टाइम जो मतलब जो वेवलेंथ हो जाती है वो लॉन्ग वेवलेंथ हो जाती है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसे मतलब ट्रैप कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे प्रॉब्लम है। उसके बाद CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमारा जो ओजोन लेयर है जो कि एटमॉस्फेयर के मतलब जो है हमारे सेकेंड लेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में 4 डिफरेंट लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, हालांकि 5 भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर।
तो देयर आर 5 डिफरेंट मतलब जो है लेयर्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ट्रोपोस्फेयर लोअर मोस्ट लेयर होता है जहां पे क्लाउड्स वगैरह सारी चीजें होती है। ये जो हमारा है जहां पर ओजोन के कंसंट्रेशन है और ओजोन में O3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या कौन सा 3? O3। O3 का मतलब O+O+O मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और CFC गैस जो है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कहां से रिलीज होता है, इसके सोर्स क्या है? तो जितने भी AC है, रेफ्रिजरेटर्स है, परफ्यूम्स है, तो उसके बाद थर्मोकॉल है, ये सारी चीजों, प्लास्टिक्स है, इन सारी चीजों के मतलब यूज से ये सारे गैसेस जो है वो रिलीज होते हैं। और ये ऐसे गैस है जो कि किसी दूसरे गैस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, इसे इनर्ट गैस भी कहा जाता है अगर केमिस्ट्री के भाषा में हम लोग कहें तो ये किसी दूसरे गैसेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। और दूसरी चीज कि जब ये रिएक्शन नहीं करेंगे तो हमेशा अगर एक बार रिलीज हो जाएंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में रहेंगे। तो उसी तरीके से ये क्या कर रहे हैं कि हमारे जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का कंसंट्रेशन है उसके एक ऑक्सीजन को वो कंज्यूम कर ले रहे हैं और जिसकी वजह से यहां पर इसका जो कंसंट्रेशन है ओजोन का वो कम होता जा रहा है। और ओजोन क्या काम करता है? तो ओजोन हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सन। सूरज से जो आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज है जिसे पराबैंगनिक किरणें कहते हैं, उससे हमें बचाता है और वो हमारे स्किन के लिए, हमारे आईज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और इसीलिए दिन ब दिन जो टेम्परेचर है अर्थ का वो भी बढ़ रहा है क्योंकि उतना ज्यादा वो प्रोटेक्टिव रहा नहीं, पतला हो रहा है ओजोन का लेयर और उसकी वजह से सूरज की रोशनी डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ सरफेस पे आ रही है और उन लोगों को वो नुकसान पहुंचा रही है। तो CFC गैस ये बहुत बड़ा हार्मफुल मतलब गैस है। और जो हमारा बहुत सारे मतलब जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल मतलब किए गए ताकि क्योटो जो है वो कार्बन से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल जो है वो CFC गैस के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए था। मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जगह है उसके नाम से मतलब जाना जाता है, क्योटो जापान में है, ठीक है। वहां पर वो कार्बन के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया। ओजोन का जो हमारा CFC है इसके कंसंट्रेशन को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया कनाडा में। लेकिन उन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, सब मतलब धड़ल्ले से सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा पॉल्यूशन जो है अलग अलग तरीके का है। तो एयर पॉल्यूशन हमने देख लिया, वाटर पॉल्यूशन, जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्ट हो, चाहे वो मतलब जो है आपका एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री का वेस्ट हो, चाहे वो मतलब पेट्रोकेमिकल का वेस्ट हो, चाहे वो मतलब जो है आपके केमिकल का वेस्ट हो, सारे वेस्ट दे डिकम्पोज ऑल द वेस्ट इनटू द रिवर्स, सारे रिवर्स में डाल रहे हैं। तो आप देखते हैं कि हमारे देश में जो नदियों की हालत है वो क्या है, गंगा मतलब जो है उसकी हालत क्या है, यमुना की हालत क्या है, ठीक है, सबके हालात जो है रिवर्स के, आपके नर्मदा के हालात क्या है, सबका रिवर्स जो है वो पॉल्यूट होता जा रहा है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल वेस्ट, ड्यू टू द एग्रीकल्चरल वेस्ट। इसीलिए इनकी मतलब जो है पानी जो है वो गंदा होता जा रहा है ड्यू टू द इंडस्ट्री की वजह से। उसके बाद हम लोग साउंड पॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे मतलब जो है जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जब वो चलते हैं तो उनमें से बहुत सारे साउंड्स भी रिलीज होते हैं, तो उनकी वजह से भी मतलब जो है आपके जो इरिटेशन है वो पैदा होता है और इसीलिए इसको नॉइज पॉल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इरिटेटिंग साउंड इज कॉल्ड नॉइज। अब आते हैं हमारा जो लास्ट वन है वो है हमारा लैंड पॉल्यूशन। ज्यादा जब हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो सॉइल को भी नुकसान होता है, मिट्टी को भी नुकसान होता है और उससे वो पॉल्यूट होता है। तो इस तरीके से हमारे ये जो 2 चैप्टर्स था वो आज कंप्लीट हो गया और अब हम लोग मतलब जो है इस सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंट हो आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।